कहते हैं, उसे भी क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर कितना लंबा दिया गया, बल्कि समझाने के लिए दिया, ठीक है ना। तो आइए हम समझा देते हैं। कह रहा है कि क्या है, हो गया, आप पकड़ाओ जैसे भी हो। चलिए, मानव बस्ती से हम क्वेश्चन उठा रहे थे, यानी कि किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल जिसमें मनुष्य रहता है। कोई भी आकार रहे, कोई भी प्रकार रहे, अगर उसमें मनुष्य रहे, कौन रहे, ओकरे के मानव बस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, मानव बस्ती कहते हैं, ठीक है ना भाई, वगैरह। मानव बस्ती यानी कि किसी भी प्रकार के आकार के घरों का संकुल जिसमें मनुष्य रहता है, मानव बस्ती कहलाता है। ये उससे नहीं तो और भी भोजपुरी में तुर के बतलाते हैं, जहाँ पर लोगों का समूह रहता है। जिस घर में, जिस क्षेत्र में लोगों का क्या रहता है, समूह रहता है, मानव बस्ती कहलाता है। भाई 10, 20, 50 जहाँ पे लोग रहेंगे तब बस्ती न कहलाएगा। गांव देहात में एकदम टोला कहाएगा, गांव कहलाएगा, ये सब कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए सर, फिगर से आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे देखिए ये है जो आपको मानव बस्ती दिया। देखिए सब घर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यही तरह देख के काहे ना लिखिएगा कि जहाँ पे लोगों की संख्या होती है, लोगों की आबादी रहती है, जो घर बना के काफी अधिक मात्रा में रहते हैं, उसे मानव बस्ती कहा जाता है। अब मानव बस्ती में भी बहुत कुछ आते हैं, जिससे पाला रूप आता है। क्या चीज का, गाँव। ये देखिए गांव, यही ना ग्रामीण क्षेत्र एक के कहते हैं गांव, यानी कि विरल से अवस्थित छोटी बस्तियां जो कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाकलाप में विशिष्टता प्राप्त कर लेती हैं। इतना टेढ़ा मेढ़ा काहे ला याद रखेंगे, डायरेक्ट काहे नहीं बोलेंगे। वैसा क्षेत्र जहाँ के लोग प्राथमिक क्रियाकलाप एवं कृषि कार्य में लगे रहते हैं, गांव कहलाता है। क्या कहलाता है, वैसा क्षेत्र जहाँ के लोग प्राथमिक क्रियाकलाप, कौन क्रियाकलाप, जैसे पशुपालन, क्या यार, वनों से लकड़ी की कटाई करना, मत्स्य पालन प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है ना। तो लिखिएगा वैसा क्षेत्र जहाँ के लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन में लगे रहते हैं, उसे गांव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फिर से माइंड में सेट कर लीजिए। वैसा क्षेत्र जहां पर लोग कृषि कार्य एवं प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, गांव कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए फूस फास के घर है। अगर कौन भूल जाएगा कि गांव का परिभाषा क्या लिखे, तो भोजपुरी में जोड़ के जरूर लिखना। गांव उसे कहते हैं जहां पर गरीब समुदाय के लोग रहते हैं, उनके रहने के लिए पक्की मकाने नहीं बल्कि कच्ची कच्ची मकाने होती है, जहां पर कृषि कार्य की जाती है, जहां के लोग मजदूरी किया करते हैं, गांव कहलाते। ये सब 8वां क्लास के परिभाषा में लिखाया जाता है, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा बोलिएगा, नहीं जी। जहाँ के लोग या जिस क्षेत्र में जिस क्षेत्र के लोग कृषि कार्य करते हैं एवं प्राथमिक क्रियाकलाप में संलिप्त रहते हैं, यानी कि लगे रहते हैं, उसे गांव कहते हैं। आप लोग का भाषा थोड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब अजी ये हो गया पहले बस्ती, अब बस्ती के बाद में आ गया नगर, सॉरी गांव, और गांव के बाद में आ गया कौन चीज, नगर। नगर से तो पता चल गया होगा जहाँ पर शहर कोई तो नगर कहते हैं, शहरीकरण व्यवस्था हो। कौन व्यवस्था हो, यानी कि सघन रूप में बस एकदम घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर। आदिवासी जो द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में क्रियाकलाप में लगे होते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका भी सटीक परिभाषा बोल दीजिएगा। वैसा क्षेत्र जहाँ की आबादी बहुत ही घनी होती है, वैसा क्षेत्र जहाँ की आबादी बहुत ही घनी होती है एवं वहाँ के लोग द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलाप में लगे रहते हैं, उसे ही नगर कहते हैं। वैसा क्षेत्र जहाँ पर घनी आबादी होती है एवं वहाँ के लोग
द्वितीय तथा तृतीय वर्ग में या क्रियाकलाप में काम करते हैं या क्रियाकलाप को अपनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? समझ में आ गया? अब एक बार और रिपीट करते हैं। जहाँ पे लोगों की आबादी काफी मात्रा में रहती है, नहीं जी, ओकरा के हम लोग क्या कहेंगे? बस्ती कहेंगे। दूसरा में मतलब है गांव, तो वैसा क्षेत्र जहाँ के लोग कृषि कार्य करेंगे, प्राथमिक क्रियाकलाप को अपनाएंगे या प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे रहते हैं, उसे क्या कहेंगे? गांव कहेंगे। उल्टा पलटी मत बोलो लो। ओकरा बाद में वैसा क्षेत्र जहाँ की आबादी काफी घनी रहती है एवं वहाँ के अधिकतर लोग द्वितीय तथा तृतीय क्रियाकलाप में लगे रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? नगर कहेंगे। बिजनेस का आदान प्रदान गांव में होता है कि नगर में होता है? तो बिजनेस जो होगा द्वितीय तृतीय क्रियाकलाप में आएगा, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप से जब निकाल करके उसे दूसरे रूप में ढाला जाता है तो द्वितीय क्रियाकलाप हो जाता है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, प्राथमिक क्रियाकलाप में पशुपालन आता है, दूध निकालते हैं, बाजार में जाता है, छेना मलाई क्रीम बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है, उसे बेचा जाता है, तो द्वितीय क्रियाकलाप हो गया। कौन क्रियाकलाप? तो व्यवसाय हो गया। तो व्यवसाय का द्वितीय क्रियाकलाप। अब पहले था पशुपालन, पशु को पाले तब तो दूध निकला, तो पशुपालन हो गया प्राथमिक। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, हला करेगा तो फिर हम अच्छा से नहीं बतला पाएंगे। इसकी आबादी 5000 से ज्यादा होती है, और नगर की आबादी की बात करें तो कितना से ज्यादा होती है? 5000 से ज्यादा भी होती है। प्लस में जनसंख्या घनत्व भी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होती है। जैसे एक पंचायत 7-8 गांव को मिला के बनाया जाता है कि नहीं मिलाया जाता है? कम से कम वहाँ की वोट 5000 से अधिक होनी चाहिए। लेकिन नगर की बात करें तो एक खाली शहर में 5000 की आबादी हो जाता है या इससे भी अधिक हो जाता है, ठीक है ना? और वहाँ की जनसंख्या घनत्व तो कितना से अधिक होना चाहिए? 400 व्यक्ति से भी अधिक होना चाहिए प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में। आगे कह रहे इसमें पुरुष कार्यशील जनसंख्या का 75% से अधिक गैर कृषि कार्य में संलग्न होना चाहिए। यानी कि अगर हम गांव की बात करें तो भाई 70, 75, 80% लोग तो कृषि कार्य में ही लगे रहते हैं। बिहार की बात करें तो 80 मिल जाएगा, पूरे भारत की बात करें तो 70 या 75 मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। चलिए, तो गांव के लोग तो कृषि कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन शहर के लोग कौन सी में लगे रहते हैं? अब देखिए, ये नोट दिया जो हम नगर पढ़ाए हैं ना, उसी का नोट दिया, यानी कि मुख्य पॉइंट है, इसलिए नोट लिखा गया है। नगर और ग्रामीण बस्तियों के बीच संबंध परिवहन और संचार के माध्यम से स्थापित होता है। भौतिक पर्यावरण में बस्तियों के प्रारूप के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ से क्वेश्चन भी आपका तैयार हो गया। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करें। तो आप लोग तो बोल सकते हैं ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। गांव में शिक्षा की काफी कमी होती है, गांव में विद्यालय की काफी कमी होती है, जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता है, वहां पर विद्यालय की उचित व्यवस्था होती है। 2 में लिखेगा गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं पाई जाती है, जबकि शहरों में बिजली की व्यवस्था पाई जाती है। 3 में गांव में परिवहन की व्यवस्था नहीं पाई जाती है या परिवहन उतना नहीं मिल पाता है, जबकि शहरी क्षेत्र में परिवहन हमको समय समय से क्या होता है? मिल जाता है। इतना लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत? अब आगे जोड़ जाड़ के आप लोग लिख दीजिएगा, स्वास्थ्य सुविधा लिख दीजिएगा, व्यवसाय वाला लिख दीजिएगा, है ना? अब हम पढ़ेंगे इसके उत्तरदायी कारक। तो पहला उत्तरदायी कारक है भौतिक। कौन कारक है? यानी भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु, जल की उपलब्धता, इसके कारण भी कहीं ना कहीं भिन्नताएं पाई जाती है। यानी कि कहीं कहीं भूभाग जो होती है काफी ऊंचा होती है, क्या होती है? वहाँ की जलवायु अच्छी नहीं होती है, वहाँ के पानी पीने योग्य नहीं होती है, तो लोग फिर उस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह पर कौन जी चले जाते हैं। तो कुछ लोग व्यवसाय के जारिया या व्यवसाय करने के लिए शहर में भी चले जाते हैं। सांस्कृतिक और मानव जाति के कारण, यानी कि
में सामाजिक संरचना जाति और कौन चीज। आप शहर में चल जाइएगा तो वहां पर पते नहीं चलेगा, हिंदू के लगे मुस्लिम, मुस्लिम के लगे सिख रहता है कि नहीं रहता है। गांव में जाइए तो अनेकों भेदभाव किया जाता है कि अरे हिंदू साम्राज्य में मुस्लिम कैसे आ जाएगा, मुस्लिम कहेंगे कि नहीं तो मुस्लिम एरिया में हिंदू कैसे आ जाएगा। तरह तरह के देखने को मिलता है, शहर में भी ऐसा देखने को मिलता है नहीं। वहाँ पे अलग अलग घरों में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, ठीक है ना। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, तो कोई ईसाई है, ठीक है ना। अब देखिए सांस्कृतिक और मानव जाति के तो कारक समझ गए कि एम जो होता है आपको जाति और क्या आता है, धर्म। जाति और क्या आता है, धर्म आता है। अब देखिए सुरक्षा संबंधित कारक, अगर हम बात करें चोरों और डकैतों से सुरक्षा सबसे ज्यादा कहाँ होती है तो शहर में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा डकैती और चोरी शहर में होती है। सही बात बोले ना। भले किताब की भाषा है तो हम पढ़ेबे करेंगे कि सुरक्षित शहर रहता है, रीजन भी है। शहरों में प्रशासनिक व्यवस्था पाई जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था नहीं पाई जाती है। तो देखिए चोरों और डकैतों से सुरक्षा, ग्रामीण बस्तियां 4 प्रकार की होती है। क्या प्रकार की? ये क्वेश्चन पूछा भी थे शायद हम, गुच्छित और अर्धगुच्छित। हाँ, गुच्छित, संतुलित अथवा अकेंद्रित बस्ती। तो मत याद करिएगा, डायरेक्ट गुच्छित, अर्धगुच्छित और फलीकृत, ये 3 को याद करिएगा, ठीक है नु। है लंबा चौड़ा बोले सामने देख लीजिए कि ये चीज कहा जाता है। गुच्छित बस्तियां, अब देखिए भोजपुरी में वैसी बस्तियां जो एकदम जिसकी जनसंख्या घनत्व भी काफी क्या रहती है, अधिक रहती है। तो देखिए यहाँ पर संतुलित या अकेंद्रित बस्ती भी लिखे हैं, एक के संतुलित भी कह सकते हैं या अकेंद्रित या फिर कौन चीज। लेकिन गुच्छित अर्धगुच्छित आप फलीकृत करेंगे ना तो याद करने में सहूलियत रहेगा। गुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती, आप फलीकृत, एगो फलीकृत लगा रहा है ना, तो गुच्छित, गुच्छित के बाद में अर्धगुच्छित, अर्धगुच्छित के बाद में फलीकृत बस्ती। 3 गो बस्ती आ गया कि नहीं आ गया। अब अगला पॉइंट सामने देखेंगे क्या कर रहे हैं इसमें, तो सुरक्षा संबंधित कारक का चौथा भी है परिक्षिप्त अथवा एकांकी बस्ती। आप देखिए गुच्छित क्या है, संतुलित, यानी कि गुच्छित को संतुलित कहा गया, और अकेंद्रित बस्ती एक के कहा गया, संतुलित और कौन चीज अकेंद्रित। यानी कि कुल मिलाकर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गुच्छित बस्ती क्या है, या अभी जो पॉइंट्स पढ़ाएंगे ना गुच्छित बस्ती के बारे में, तब पढ़ाएंगे अर्धगुच्छित और तब पढ़ाएंगे फलीकृत, ठीक है ना। तो पहले गुच्छित बस्ती के बारे में आइए अध्ययन करते हैं। गुच्छित ग्रामीण बस्ती घरों का एक संगत अथवा संतुलित रूप से निर्मित क्षेत्र होता है, यानी कि गुच्छित बस्ती गांव में होती है। कहाँ पे होती है जी? गांव में होती है। गांव में जाएगा तो हेने के गली होने चलिए, बांगर में चल जाता है, कोनो के अंगने में घुस जाता है, पता नहीं चलता है। एक बार गए पोस्टर सटने अंगने में लेकर घुस गए, तले एगो लड़की ना तुरंत वहां से गाड़ी गुच्छित बस्तियों का रहन का क्षेत्र खेत खलिहान और चरगाह से होता है। खेत खलिहान और कौन चीज, रात के बात कर, रात गए थे एगोड़ा के लड़का भइल था, गए थे, वो पता नहीं चला, हम डराते डराते गए कोनो घरवा में मत हम घुस जाए, वो सोच रहे हाथने की गली रहे, हम जानो डराते 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 आकाश के हो गए, जहाँ ना मिलेगा तो हम लगा के चला। चलिए आगे देखिए, इजाला लोग के घरे न टाटी फाड़ के देखे लगे बारह लोग की नंबर चल ना करी लाल तो कर भसुर बाड़े लोग घर में दवा हाथ तो मारी। हाँ सुनिए एक मिनट, अब ये टॉपिक से गुच्छित बस्तियों का रोहन सहन का क्षेत्र खेत खलिहान और चरगाह से क्या होता है, अलग होता है। गुच्छित बस्तियां क्या होती है, आयताकार, ये बोर्ड मॉडल है जी, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाएगा कि गुच्छित बस्तियों का आकार कैसा होता है, तो आयताकार और या रेखीय या फिर कौन चीज ज्यामितीय। क्या होता है, गुच्छित बस्तियां मैदान और उत्तर पूर्वी राज्य में सबसे ज्यादा पाई जाती है। उत्तरी भारत की अगर बात करें ना तो उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। गुच्छित बस्तियों में लोग एक जगह सुरक्षा कारणों से और जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधन के अधिकतम उपयोग के लिए रहते हैं। अर्धगुच्छित की बात करेंगे, कहाँ की बात करेंगे, तो गुच्छित में हम जान लिए कि वहाँ के लोग जो बसते हैं आयताकार रूप में बसते हैं। कैसा रूप में बसते हैं, आयताकार रूप में, चारों ओर से घर वगैरह बना लेते हैं लोग। अब अर्धगुच्छित की जो हम बात कर रहे हैं, अर्धगुच्छित एक के दूसरा नाम विखंडित है, यानी विखंडित बस्ती किसी गुच्छित वस्तु के विखंडन के परिणाम स्वरूप होता है। नाम से पता चल गया, विखंडन माने अलग अलग भागों में कौन चीज बटा हुआ।
कौन हल्ला कर रहा है? अर्धगुच्छित बस्तियों का निर्माण ग्रामीण समाज के एक अथवा अधिक वर्ग के स्वेच्छा से अथवा बलपूर्वक मुख्य है। मुख्य गुच्छ अथवा गांव से थोड़ी दूरी पर रहने के कारण अर्धगुच्छित बस्ती थोड़ा गांव से दूरी पर है। गांव से कहाँ रहते हैं? दूरी पर रहते हैं लोग। गुच्छित बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में ही पाई जाती है। गुच्छित हो गए, अर्धगुच्छित हो गए। अब जानेंगे पल्ली। पल्ली का मतलब देखिए, जब बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग होती है यानी कि पृथक इकाइयों में बढ़ जाती है तो उन सबका नाम एक ही रहता है, जिसे पल्ली बस्ती कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र के समुदाय के लोग देखिएगा जहाँ पे जाते हैं अपना कैंप गिरा के रहते हैं। या फिर महाराष्ट्र की बात करें, आप महाराष्ट्र में भी जाइएगा तो सड़कों के किनारे किनारे जो होता है पल्ली गिरा करके लोग रहते हैं। वे वहाँ के सबसे गरीब लोग होते हैं। सबसे क्या होते हैं? गरीब लोग होते हैं, यानी कि पल्ली बस्ती में गरीब लोग ही रहते हैं। पहाड़ी जनजाति वर्ग के ही लोग रहते हैं अधिकतर। पल्ली बस्तियों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ठाणी इत्यादि भी कहा जाता है। इन लोग भाषाओं भी बोलता है लोग ऐसा ही। कौन कौन भाषा? पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ठाणी, ठाड़ी, ठाड़ा, ये सब जो होता है महाराष्ट्र में जो होता है सबसे ज्यादा मेरठ वगैरह में भी सब भाषा बोला जाता है, जो उत्तर प्रदेश में मेरठ पड़ता है। पल्ली बस्तियां मध्य और निम्न गंगा के मैदानी छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में पाई जाती है। गंगा के किनारे भी ये बस्तियां पाई जाती है। मछली लोग मारते हैं कि नहीं मारते हैं, तो उनका समुदाय एक जगह बस जाता है, ठीक है ना। परिक्षिप्त बस्तियां यानी कि भारत में परिक्षिप्त अथवा एकांकी बस्तियां सुदूर जंगलों के एकांकी झोपड़ी अथवा छोटे छोटे पहाड़ियों के ढालों पर रहते हैं। इसमें बोला परिक्षिप्त, ये जंगल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ढलान वाले भूमि पर रहते हैं और वहीं पर ये लोग कृषि कार्य करते हैं। जो कृषि कार्य करते वही कृषि का नाम है सीढ़ी नुमा कृषि। कौन नुमा? तो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि सीढ़ी नुमा कृषि क्या है, तो इसका परिभाषा लिखेगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी के आकार से मेड़ बांध करके जो कृषि कार्य की जाती है उसे सीढ़ी नुमा कृषि कहा जाता है। अब कहा कि ये कृषि जो होता है हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में भी पाई जाती है। भारत में नगरों का विकास कैसे हुआ? हमने के देश में नगर का विकास कैसे हुआ? तो भारत में नगरों का अभ्युदय प्राग ऐतिहासिक काल में हुआ था, आज से नहीं। प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल होता है, वही वजह से जो होता है हमारे यहाँ नगर का विकास हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के युग में भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर है कि नहीं है? शहरी व्यवस्था है कि नहीं है? जैसे हम पढ़ाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता बोल के पढ़ाएंगे कि नगर में जो सड़कें बनाई जाती थी, बिल्कुल क्या बनाई जाती थी? सीढ़ी बनाई जाती थी। सड़कों के दोनों किनारे पर गड्ढे भी खोदे गए थे और ये सड़कें समकोण पर जाकर के मुख्य मार्ग से मिलती थी और समकोण का निर्माण करती थी। सड़क जिस जगह पर जाकर मिलती थी वहाँ पर चबूतरा बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? वहाँ पे लोग बैठ के अपना बाजार भी लगाते थे, सब्जी फल मूल वगैरह दुकान वगैरह भी करते थे, ठीक है ना। हाँ मैंने दुकान ना कहिए, सब्जी कहिए, लोग खाता न होगा। आगे कर इसमें शांत रहिए। आगे कर इसमें तो हो गया मोहनजोदड़ो वाला। विभिन्न युगों में उनके विकास के आधार पर भारतीय नगरों के निम्नलिखित भागों में बांटे गए। विभिन्न युग में जो होता है विकास के आधार पर जो है इनको अलग अलग भागों में क्या किया गया है? बांटा गया। जैसे प्राचीन नगर है, प्राचीन का मतलब पुराना नगर, एगो मध्ययुगी नगर और एगो आज के नगर। तीनों नगर में से बताइए कौन नगर है? आधुनिक नगर है। आधुनिक तरीके से नगर का निर्माण कराया जा रहा है। आधुनिक तरीके से घर का भी तो निर्माण करवाया जा रहा है। क्या पहले कोई आधुनिक तरीका थोड़े न था? नहीं था। आज एक घर भी बनाना होता है तो उसमें आधुनिकीकरण का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन मटेरियल दे, कैसे घर बनाए कि घर मजबूत हो जाए। आधुनिकीकरण तरीका से पढ़ाई भी हो रही है। देखिए ऑनलाइन में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस सब आधुनिकीकरण युग ही बोलेगा। प्राचीन नगर की बात करें, प्राचीन यानी पुराने नगर की बात करें तो भारत में 2000 से अधिक
वर्षों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर है। और भारत की बात करें ना तो यहाँ पर ऐसा नगर है जो 2000 वर्ष पहले से उसका निर्माण हो चुका है। 2000 वर्ष पहले से भी उसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। प्राचीन नगरों का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है। यानी पुराने जो नगर है यदि उनका निर्माण भी हुआ तो दो तरीका से हुआ है कि तो धार्मिक दृष्टिकोण से या तो फिर व्यापारिक दृष्टिकोण से। जैसे हम अब यह पढ़ाए थे इसके पिछले वाले सब्जेक्ट में व्यवसायिक और कौन चीज सांस्कृतिक। जैसे मथुरा क्या है तो मथुरा धर्म की दृष्टि से आगे है कि नहीं है, तो उसी तरह धार्मिक दृष्टि से मथुरा हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा, उसके बाद में जो होता है और क्या वाराणसी भी हो जाएगा। इस तरीका से ढेरी नगर है जमुना के धर्म की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से उसका निर्माण किया गया था। जैसे बनारस में जो काशी है आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने काल से फेमस है। जैसे राजा हरिश्चंद्र की आप लोग कहानी सुने होंगे, उसमें राजा हरिश्चंद्र जब बिक जाते हैं तो वहीं काशी के मुरघट्टी में जाते हैं और डोम का काम करते हैं। सुनिए आप लोग कहानी नो, वहीं काशी आज से फेमस नहीं है, बहुत पहले से फेमस है। आगे करा सुनिए, प्रयागराज, इलाहाबाद, पाटलिपुत्र यानी कि पटना, मदुरई देश में प्राचीन नगरों के कुछ अन्य नाम भी अलग अलग थे। जैसे मध्यकालीन नगर की बात करेंगे तो वर्तमान में लगभग 100 नगर का इतिहास मध्यकालीन से जुड़ा है। कब से जुड़ा है, यानी कि बीच वाला। पहले तब प्राचीन नगर आई रहा, तब मध्यकालीन नगर आई और तब कौन नगर आधुनिक। तो हमें कह रहा है कि 100 गो ऐसा नगर का इतिहास है जो मध्यकालीन युग है। जो मध्यकालीन क्या है, युग है। तेरा ध्यान किधर हुआ, चलिए रात भर मोबाइल चले बजे तो ये ना हम कैसा यंत्र 12 बजे सोते हैं, 4 बजे रखते हैं। आप लोग देख लीजिएगा 4 से 5 घंटा सोते हैं 24 घंटा। हाँ चलिए, मध्यकालीन नगरों का विकास इसलिए मध्यकालीन नगरों का विकास रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालय के रूप में हुआ था। आप लोग यहाँ भी रजवाड़ है कि नहीं है, जैसे बेतिया है, रामनगर है, जो मोतिहारी में भी बहुत ऐसा रजवाड़ है उधर। अलोरिया राजा बोली रजवाड़ 1 मिनट, वो सब गढ़ है। मध्यकालीन नगर के है, मध्यकालीन नगर किला नगर है। मध्यकालीन नगर कैसा है, जिनका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडहरों पर हुआ है। कौन सी पर हुआ है, खंडहर। खंडहर जानते हैं, चीनी मिल खंडहर है ससुरा में। अच्छा वो कह रहा है मध्यकालीन नगर में दिल्ली है। मध्यकालीन नगर की बात करते कौन सी, औरंगजेब कहानी। मध्यकालीन नगर हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, ये सब मध्य। सुनिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 2 गो मध्यकालीन नगर का नाम बतलाइए, तो यूपी की राजधानी लखनऊ बतला दीजिएगा, जयपुर बतला दीजिएगा, है कि नहीं। हाँ ठीक है, नागपुर और कांची, आगरा और दिल्ली। आगरा और कांची। बड़ी हल्ला कर रहा है सर, पढ़ने का नहीं मन कर रहा है। हम लग मैंने ना बल गलाया, खाली क्वेश्चन आंसर करा, पता लग नहीं तो नहीं क्या कौन बोला है। कहना का मत्ती फूट गए कि तोरा से बियाह करता अपने बेटी का। बोला के लाओ हम लोग बियाह कटवा कर देते हैं बियाह। आपका मित्र सुनिए, हो गया, शांत रहिए। अंग्रेज और अन्य यूरोपियों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया। प्यार से सुनिएगा यार, से क्या बिना मतलब के 2-4 गुड बात बोल देंगे। अंग्रेज के द्वारा हमारे देश में, अंग्रेज के द्वारा कौन सी हमारे देश में अनेक नगरों का निर्माण किया गया। जैसे कि कोलकाता की बात करें, व्यापार व्यवसाय का काम होता था। दिल्ली की बात करें, मुंबई महाराष्ट्र की बात करें, है ना। आगे करें इसमें जैसे अंग्रेजों ने सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी इत्यादि व्यापारिक पतन का विकास किया। इन सब जगहों पर अंग्रेज बेहतर तरीके से व्यापार किया। क्या किया जी, व्यापार किया था। अंग्रेज ने बाद में
तीन गो मुख्य नगर मुंबई, चेन्नई और कांची कोलकाता का अंग्रेजी शैली में क्या किया कि तीन गो मुख्य नगर अंग्रेज के द्वारा ही खोज दिया गया था व्यापार करने के दृष्टि से। कौन कौन? मुंबई, चेन्नई और कांची कोलकाता। मुंबई, चेन्नई और कांची कोलकाता है। छात्री 1830 के बाद आधुनिक उद्योग पर 1850 के बाद आए छात्री। आप लोग हल्ला करेगा ऐसे ही दिमाग डिस्टर्ब रहेगा, आप लोग बात नहीं समझ रहे हैं। 1850 के बाद आधुनिक उद्योग पर आधारित नगरों का भी जन्म हुआ, जैसे जमशेदपुर। आजादी के बाद जमशेदपुर कांची अनेक प्रशासनिक केंद्र जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, तीसपुर, गांधीनगर और कांची तीसपुर इत्यादि विकसित हुआ। आजादी के बाद औद्योगिक केंद्र जैसे दुर्गापुर, भिलाई, सिदरी, बरौनी आदि नगर विकसित हुए थे। जैसे बरौनी तो हमने के बिहार में पड़ता है, तेल सोदा कारखाना वहां पर पाया जाता है। और कुछ कुछ नगर महानगर के चारों ओर अनुषंगिक नगर के रूप में विकसित हुए, जैसे दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद, रोहतक और कांची गुरुग्राम है। सबसे ज्यादा लोग गुरुग्राम में भी काम करते हैं। भारत के नगरीकरण की बात करें, भारत में नगरीकरण की शुरुआत कैसे की गई? तो कह कि 2011 में भारत के नगरीय जनसंख्या 31.16% था। 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ गया। क्या गुना बढ़ गया? नगरीय जनसंख्या वृद्धि के कारण, तो नगरीय जनसंख्या वृद्धि के कारण निम्नलिखित है, जैसे नगरीय केंद्रों का फैलाव, नए नगरों का स्थापना, नया नया नगर का निर्माण भी किया गया था। नगर या प्रथम वर्ग के नगर या प्रथम वर्ग का नगर 1 लाख से अधिक नगरीय, यानी कि एक नगरीय क्षेत्र में जैसे पटना की बात करें तो 1 लाख से अधिक वहाँ की जनसंख्या है, तब तो जाकर के नगर निगम का निर्माण हुआ है। हम तो 5000 में पढ़ाए हैं जी, तो 5000 पर एक नगर का निर्माण किया जाए तो न्यूनतम बात हम बोले हैं। जनसंख्या वाले नगर को प्रथम वर्ग का नगर कहा जाता है। जहाँ पर जनसंख्या रहती है अधिक मात्रा में ओकरे के नगर कहा जाता है। अब देखिए नगर महानगर, यही में पढ़ेंगे मेगा नगर। क्या पढ़ेंगे? मेगा नगर पढ़ेंगे। कि महानगर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। महानगर का मतलब होता है कि 10 लाख से 50 लाख जिस नगर की आबादी होती है उसे महानगर कहते हैं। वैसे नगर जहाँ की आबादी 10 लाख से 50 लाख होती है क्या कहलाता है? महानगर कहलाता है। मेगा नगर की बात करें या मेगा सिटी की बात करें, एक ही होता है। 50 लाख से अधिक जहाँ की जनसंख्या होती है उसे क्या कहते हैं? मेगा नगर। तो 1 लाख की जहाँ जनसंख्या होती है ओकरा के नगर, 10 लाख से 50 लाख जहाँ की जनसंख्या होती है महानगर, जहाँ की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है ओकरा के मेगा नगर कहते हैं। कौन नगर कहते हैं? बहुसंख्यक महानगर और मेगा नगर नगरीय संकुल होते हैं। एक नगरीय संकुल में निम्नलिखित 3 संयोजक में से किसी एक का समावेश भी होता है। क में एक नगर एवं उसका संलग्न नगरीय बहिर्वृत्त यानी कि फैलाव, 2 में फैलाव के सहित अथवा रहित 2 अथवा अधिक संस्पर्शी नगर। एक समझा देते हैं। 1 अथवा अधिक संलग्न नगरों के बहिर्वर्ग से युक्त एवं एक संस्पर्शी प्रसाद नगर का निर्माण। अब भारत की 60% नगर जनसंख्या प्रथम वर्ग के नगर में रहती है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेगा नगर क्या है, तो खाली इतना ही लिखेगा कि जहाँ की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? और जो जगह महानगर, तो जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से क्या होती है? 50 लाख के बीच में होती है ओकरा के क्या कहता है? जहाँ की जनसंख्या कितना 1 लाख होती है ओकरा क्या कहा जाता है? नगर। बस ये 3 क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। आगे कर इसमें चलिए होमवर्क लिखिए पहले। अच्छा तो देख फिर कर पिटाई करते हैं, फिर दे देते नहीं, फिर देते नहीं दे।